ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस को अब डिस्कस करते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे हैं क्वेश्चन नंबर 20। बट पहले हम इस सारे पार्ट को यहाँ पे रेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया था? क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास था कि द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 1,2-cyclopentane-diol विद HiO4 इज। ठीक है, अब ये जो HiO4 रिएजेंट है ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, और HiO4 हमारे पास करता क्या है कि अगर कहीं पे भी डायोल है, लाइक 1,2 डायोल है ऐसे, तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव कर देता है और क्लीव करने के बाद यहाँ बना देता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब वो कार्बोनिल कंपाउंड्स जनरली हमारे पास या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन बनता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था कि 1,2-साइक्लोपेंटेन डायोल है ना, 5 मेंबर रिंग है, 1,2 पोजीशन पे डायोल है और साइक्लिक है ना। तो अगर यहाँ से ये क्लीवेज होती है तो आपको क्या ध्यान रखना होता है शॉर्ट में कि अगर इसके पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एल्डिहाइड बनाएगा, बट अगर यहाँ पे आर ग्रुप होते तो ये कीटोन बनाता। यानी बहुत सिंपल था कि रिंग जब ये क्लीव होगी, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा तो अल्टीमेटली आपको 5 कार्बन एटम्स मिलेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर में, और क्योंकि इसके पास यहाँ एक हाइड्रोजन था तो यहाँ भी एल्डिहाइड बनेगा और यहाँ पे भी एल्डिहाइड बनेगा। तो उस तरीके से ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन है और एक कार्बन पे भी एल्डिहाइड है और दूसरे पे भी एल्डिहाइड है। जबकि यहाँ देखो एसिड है, यहाँ पे एसिड है, यहाँ एसिड है, तो ऐसे HiO4 जो है वो खुद से इतनी ओवर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता कि एल्डिहाइड को एसिड बना दे। दैट्स वाई इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड तक ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है करेक्ट ए। उसके बाद है नेक्स्ट 21 की आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। ठीक है, तो जो ये आइडोफॉर्म टेस्ट होता है ये हमारे पास जनरली वो सिस्टम्स देते हैं जिनमें क्या है कि हमारे पास CH3CO टाइप का ग्रुप प्रेजेंट हो जनरली, है ना। आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट ऐसे देते हैं। तो अगर आप 2 पेंटेनोन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें आपको ये CH3CHO वाला पार्ट मिल जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल जो है या कीटोन ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पे ही है। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे 3 पेंटेनोन की बात करोगे तो 3 पेंटेनोन में ये CH3CO वाला ग्रुप नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई ये जो है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट में नहीं जाता है। बाकी अगर इथेनल या इथेनॉल की बात करें तो ये दोनों ही हमारे पास इस आइडोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं या इस टेस्ट को देते हैं। ये आपके पास किस तरीके से, जो इथेनॉल है वो इस तरह से कि अगर उसमें आप जैसे एक टोटोमेरिज्म कह लो या हाइड्रोजन को शिफ्ट करने की बात करो तो उससे आपको ऐसा ग्रुप इथेनॉल में आराम से मिल सकता है, लाइक CH3CO वाला ग्रुप इथेनॉल में मिल जाएगा जस्ट हाइड्रोजन की रीअरेंजमेंट से। और इथेनॉल जो है ये भी हमारे पास एक ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट को देता है। ठीक है, इसको तो आप एज इट इज याद रखना कि हाँ ये भी देता है। बट 3 पेंटेनोन का बिल्कुल सिंपल सा था कि इसमें CH3CO वाला ग्रुप बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड है तो क्या कह रहा है कि थर्ड पे कीटोन होना चाहिए। तो थर्ड पे जब कीटोन आएगा तो फिर वो ये वाला साइड में CH3CO वाला ग्रुप तो मिला ही नहीं, और जब इसमें नहीं मिलेगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। दैट्स वाई आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका बी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है वो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 23 था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स में गिव ब्लड रेड कलरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग लजानियस टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो इस टेस्ट को मतलब नाइट्रोजन की आप कह रहे हैं कि डिटेक्शन के लिए जब करवाया जाता है, तो ये एक बिल्कुल डायरेक्ट सा क्वेश्चन था। बिकॉज क्या होता है कि जब हमारे पास ये थायोयूरिया, ठीक है,
थायोयूरिया है तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इसका ब्लड रेड कलर आता है। जबकि अगर हम बात करें जैसे इसकी बेंजीन सल्फोनिक एसिड की या क्लोरोएनिलीन की, तो इनके कलर डिफरेंट आते हैं, इसका वायलेट सा आता है, इसका ब्लू सा आता है। तो जो ब्लड रेड कलर है वो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे इस टेस्ट में किसका आता है, थायोयूरियाज का आता है, नाइट्रोजन और सल्फर इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये डायरेक्ट आपका इन्फॉर्मेशन बेस्ड था कि अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, नहीं पता था तो कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास। तो 24 में क्या है कि इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली फ्रॉम इथीन बाय, कॉमर्शियली पूछा गया था। तो इथीन से इथेनॉल को कॉमर्शियली बनाने का तरीका हमारे पास होता है बाय ट्रीटिंग इट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं कंसंट्रेटेड, तो कॉमर्शियली लेवल पे जो है वो इथेनॉल बनाया जा सकता है। तो ये भी कंप्लीट मेमोरी बेस्ड था कि अगर आपको पता है तो आप कर सकते थे, अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, उसमें कंसेप्ट है, ठीक है, वो आप कह सकते हो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड वाला पार्ट है। क्वेश्चन क्या था कि द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन, टॉल्वीन एंड नाइट्रोबेंजीन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमें आगे क्या मिलने वाला है, हमें वहां पे मिलने वाला है इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम इन सिस्टम में से किसी एक इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेंगे और किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रखेंगे। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल के साथ इनकी रिएक्शन होनी है, जिसमें हमारे पास एक है एनिलीन मीन्स NH2, एक है टॉल्वीन मीन्स CH3, और एक हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन मीन्स उसमें तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप। तो इन तीनों में ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करनी है तो वही रिंग सबसे फास्ट कर पाएगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो एनिलीन में नाइट्रोजन जो अपने लोन पेयर के थ्रू रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर सकता है, और क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू कर रहा है तो एनिलीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। फिर टॉल्वीन, क्योंकि इसमें मिथाइल भी प्लस आई के थ्रू शो कर रहा है, तो रेजोनेंस और इंडक्टिव में रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, इसलिए एनिलीन पहले आ जाएगा। बट फिर इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, तो उसके बाद ये ग्रुप आएगा। और नाइट्रो तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, इसको डेफिशिएंट बनाएगा। अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ कैसे रिएक्शन कर पाएगा, मतलब बहुत इजीली नहीं कर पाएगा, बहुत ही स्लो पेस के साथ ये रिएक्शन करेगा। दैट्स वाई जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी हो तो हमें देखना होता है कि कौन सी रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, वही सबसे फास्ट रिएक्शन करती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर करेक्ट बनता है ए, पहले एनिलीन फिर टॉल्वीन, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, और एंड में नाइट्रोबेंजीन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बहुत अच्छे से रिएक्शन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी कुछ ऐसा ही था। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाना है एल्कीन्स पे, बट जैसे ये सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, यहाँ पे आप कह सकते हो कि एडिशन टाइप रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि जब ओलेफिन्स की बात हो रही है, किसकी रिएक्शन है ये, एल्कीन्स की रिएक्शन है। तो एल्कीन्स पे हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की हम रिएक्शन कराएं तो कुछ ऐसे कराते हैं कि ये ओलेफिन अपने इलेक्ट्रॉन देती है इलेक्ट्रोफाइल को खुद पे ऐड करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि दिस ओलेफिन शुड बी और दिस एल्कीन शुड बी इलेक्ट्रॉनिकली रिच। तो जो भी ओलेफिन इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगी वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ सबसे फास्ट रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया था, हमारे पास यहाँ पे दिया था 2 मिथाइल प्रोपीन, इथीन एंड प्रोपिनोइक एसिड। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो बिल्कुल सामने सामने ही आपके पास आंसर था कि प्रोपिनोइक एसिड में आपके पास कैसा ग्रुप रहेगा, प्रोपिनोइक एसिड में आपके पास COH ग्रुप होगा, और COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो वो तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, बाहर वाले को तो ईजिली डोनेट करने ही नहीं देगा, और जब नहीं डोनेट करने देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास ये इसकी रिएक्टिविटी को स्लो डाउन कर देगा। तो जो प्रोपिनोइक एसिड था वो सबसे लीस्ट ही होना चाहिए, और वो सिर्फ इसी ऑप्शन में दिया था। अगर आप इतना भी सोच लेते तब भी आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते थे कि ए शुड बी इट्स करेक्ट आंसर। बाकी ओवरऑल कैसे कि देखो इसमें ना मिथाइल ग्रुप रहेगा, प्रोपीन है, 3 कार्बन है, साथ में मिथाइल भी है, तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए सबसे फास्ट होगी।
फिर इथीन, क्योंकि इथीन में ऐसा है कि चलो ठीक है कोई रिलीजिंग ग्रुप नहीं है बट एटलीस्ट कोई विड्रॉइंग ग्रुप भी तो नहीं है ना COH के जैसे, तो इसकी रिएक्टिविटी फिर भी फास्ट होगी, बट जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बनता है ए। ओके,